सुबह के 6 बज रहे थे। सुधा और अभय अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुली। अभय ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उनकी माँ निर्मला जी खड़ी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर अभय ने पूछा, क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे बस वो इतना ही बोली, बेटा वो वंदना। अभय पूछा, क्या हुआ वंदना को माँ? उसकी बात सुनकर निर्मला जी बस रोए जा रही थीं। कुछ बोली नहीं तो अभय उनका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में सोफे पर बिठाते हुए बोला, सुधा फटाफट माँ के लिए पानी लेके आओ। सुधा ने अपने गाउन पर ही दुपट्टा डालकर सिर पर पल्लू लिया और रसोई में जाकर निर्मला जी के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास निर्मला जी को पकड़ाकर बोली, क्या बात है माँ जी, क्या हो गया दीदी को? निर्मला जी ने एक घुट पानी पिया और गिलास एक तरफ रखते हुए बेटे अभय से बोली, बेटा वंदना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जाओ उसे ससुराल से वापस ले आओ। निर्मला जी एक ही सांस में ही सब कुछ बोलती चली गई। सुधा ने फिर पूछा, क्या हुआ माँ जी, दीदी ने कुछ बताया नहीं? सुधा ने पूछा तो निर्मला जी रोते रोते ही सुधा पर चिढ़कर बोली, अरे तू कुछ होने का इंतजार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहाँ परेशान है, रो रही है, तो तू किस चीज का इंतजार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा तब उसके बाद वो यहाँ आएगी। अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, अभय ने कहा। तो निर्मला जी और चिल्लाते हुए बोली, तो बोल अपनी पत्नी को कि ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी आज। अभय ने इशारा किया तो सुधा अंदर कमरे में चली गई। पीछे से निर्मला जी भी अभय से बोली, बेटा तू अभी चल उसके ससुराल। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अभय बोला, ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ, साथ ही साथ निकलते हैं। कहकर अभय अंदर कमरे में चाबी लेने गया। पीछे से निर्मला जी भी फटाफट सूट डालकर बाहर आ गईं और दोनों उसी समय वंदना के ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर सुधा भी स्नान आदि से फ्री होकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। 8 बजते बजते तो निर्मला जी और अभय के साथ वंदना भी घर वापस आ चुके थे। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि निर्मला जी बोली, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और आधी रात को नई बहू को अकेले घर पर छोड़कर चले गए, ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या हैं वो लोग अपने आप को? जेल की हवा ना खिला दूं तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। ऐसे कैसे हाथ उठा दिया मेरी बेटी पर उन लोगों ने? इधर वंदना थी कि बस अपने आंसू बहाए जा रही थी। अभय दोनों को शांत किए जा रहा था। सुधा तीनों के लिए पानी का गिलास ट्रे में रखकर ले आई और वहां रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है, फटाफट बता दीजिए, मुझे भी ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। नाश्ते का नाम सुनना था कि निर्मला जी फिर से गुस्सा हो गई और बोली, ये देख लो, भला कोई बहू अपने ससुराल की कभी हुई है जो आज होगी? यहाँ इसकी सास और ननद अपने आंसू बहा रही है और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही है, पर एक बार भी अपनी ननद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है, क्यों इतना रोए जा रही है, क्यों इसके पति ने इस पर हाथ उठाया। अरे परेशानी क्या होगी, अच्छी भली तो है, सुधा ने वंदना की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अभय कुछ कहता उससे पहले ही वंदना गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ हाँ तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था आपके पति ने, बर्दाश्त कर लेती, सुधा ने कहा।
आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर है वो, और वैसे भी नाश्ते के लिए तो मैं अपने पति से पूछ रही हूँ, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अपने और अपनी बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। सुधा के कहते ही अभय आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, सुधा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कैसी बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? बोलने की तमीज बेच खाई है क्या तुमने? तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया भी है या नहीं? तभी तो अपनी सास के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। निर्मला जी ने कहा तो सुधा बोली, अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे यह सब नहीं सिखाया है, ये तो मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि आपने वंदना दीदी को भी तो यही सब सिखाया है। सुधा की बात सुनकर निर्मला जी तमतमाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी को क्यों सिखाने लगी यह सब? उसका घर क्यों बिगाड़ने लगी यह सब सिखाकर? अच्छा, आपने नहीं सिखाया तो फिर तो वंदना दीदी से ही पूछो कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुंवर साहब ने इन पर हाथ उठाया। निर्मला जी और अभय ने वंदना की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा तो वह चुपचाप नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। कुछ बोली नहीं और कुछ समझ में भी उसे नहीं आ रहा था कि आखिर ये सुधा बोल क्या रही है। तब सुधा बोली, अभय जी, जल्दबाजी में आपका फ़ोन घर पर ही रह गया था। तब कुंवर साहब का फ़ोन आया था और वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। क्या वंदना, तूने इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? निर्मला जी ने कहा तो वंदना खुद हैरानी से देखते हुए बोली, मुझे भी नहीं पता था माँ कि मेरी सास का तबीयत ज़्यादा खराब है। वो तो मुझे लगा कि वो नाटक कर रही है। बोलते बोलते वंदना चुप हो गई। अभय ने कहा, वंदना, सच सच बताना, कुंवर साहब ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब वंदना के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, पर अभय के डांटने पर वो बोली, भैया, सुबह 4 बजे ही मेरी सास हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड भी खराब हो चुका था। इस कारण जब आपके कुंवर साहब अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे हम। बस यही सुनकर कुंवर साहब ने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। वंदना की बात सुनकर अभय को बहुत गुस्सा आया। बोला, तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए? ऐसे समय में तो तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करके घर पर आ गई और हमें भी धोखे से इन सब में शामिल कर लिया। सच्चाई नहीं बताई? वंदना ने आशा भरी नजरों से अपनी माँ निर्मला जी की तरफ देखा तो वो कुछ बोलेंगी। तभी निर्मला जी बोली, अभय, इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है जो गलती खुद करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, वंदना कुछ बोलने को हुई तो निर्मला जी पलटकर बोली, जा रही है तू यहाँ से या 2-4 थप्पड़ मैं लगाऊं? इज्जत से जाएगी तो ठीक है, वरना फिर ज़बरदस्ती वहाँ छोड़ कर आऊँगी। और हाँ, याद रखना, अगर यहाँ इज्जत से आएगी तो सिर आंखों पर बिठाऊंगी, पर इस तरह अपने घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माना कि मेरी जवान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू ने भी कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं की है जैसी तू अपनी सास के लिए करी है। आखिर निर्मला जी से इस तरह का जवाब सुनकर वंदना को चुपचाप अभय के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा और उसे अच्छे से समझ में आ गया कि उसकी गलती पर कोई उसका साथ नहीं देगा। वह अपने वापस ससुराल गई और वहाँ उसने कुंवर साहब और अपनी सासू माँ से भी माफ़ी मांगी। इधर सुधा ने भी अभय और अपनी सास निर्मला जी से माफ़ी मांगी कि उसने यह सब अपशब्द जानबूझकर इस्तेमाल किए ताकि उसकी ननद की सच्चाई सबके सामने आ जाए। दोनों ने उन्हें माफ़ कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।